गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टोटल आपका बात करते हैं तो टोटल 32 क्लास हो चुका है। आज आपका डे 33 है और 32 क्लास की बात करते हैं तो उसमें टोटल आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण पूरी तरीके से मैंने समाप्त किया है। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एक नया टॉपिक जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 100% एग्जाम्स इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछते हैं। उस टॉपिक का नाम है आपका ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन चैप्टर में कंफ्यूज रहते हैं, उनको प्रॉब्लम्स होती हैं इन चैप्टर को सॉल्व करना। तो आज से हम लोग उन्हीं टॉपिक को लेकर चलेंगे और कोशिश करेंगे कि 2 या 3 क्लास में इस चैप्टर को पूरी तरीके से समाप्त कर दूँ। और ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में हम लोग ट्रिक भी समझेंगे कि किसी भी क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स में आप कैसे सॉल्व करोगे। तो बने रहिए मेरे साथ, कहीं मत जाइए। अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी एक प्रॉपर नोट्स बनाते होइएगा, क्योंकि नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप नोट्स नहीं बनाते हो डेफिनेटली मैथ्स में पीछे हो, क्योंकि मैथ्स का मतलब लॉजिकली समझना होता है और उसे एक रिकॉल की तरह आपको नोट्स बनाना पड़ेगा ताकि कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, एग्जाम टाइम आप इजीली उसको रिवाइज कर सकें। क्लियर है। चलिए, तो आप हेडिंग कर लीजिएगा, कॉपी पेन साथ में निकाल लीजिए और हेडिंग कर लीजिएगा डे 33। ठीक है, तो डे 33 आज की क्लास होने वाला है सर। और आज हम लोग बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। एक नया सा टॉपिक स्टार्ट करें, नया सा चैप्टर स्टार्ट करें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 100% इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे वो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो क्वेश्चंस सब्जेक्टिव हो, दोनों में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस क्लास में हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग किस प्रकार सॉल्व करके उसका ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, तो हेडिंग कर लीजिएगा डे 33। और ये क्लास आपका जो है वो क्लास 10th का क्लास है सर, क्लास 10th मैथमेटिक्स का क्लास है। और ये जो क्लास है ना सर, क्लास 10th का मैथमेटिक्स है और ये बिल्कुल हिंदी मीडियम बैच है। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो उनके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। वैसे स्टूडेंट जो अपना चाहते हैं अपना मैथ्स का बेस स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि दोस्तों पता है आपको क्लास 10th ही है एक ऐसा क्लासेस है जो आपके मैथ्स का बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं। आप 11th में चले जाइए, 12th में चले जाइए, हर जगह चाहे आप कंपटीशन में जाइए, हर जगह 10th के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसे समझना ज़रूरी है। ठीक है ना। चलिए, तो हेडिंग कर लीजिएगा क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं तो ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम क्लासेस शुरू हो चुकी है। आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, क्लास 10th इंग्लिश मीडियम पूरा प्लेलिस्ट आपके सामने अवेलेबल है। और हिंदी बैच की बात करते हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए टोटल 32 क्लास हो चुका है, 32 क्लास हो चुका है। और उसमें हम लोग 3 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, पूरे कॉन्सेप्ट और ट्रिक कंप्लीट चैप्टर के साथ आपको मैंने पढ़ाया है। पहला चैप्टर की बात करते हैं तो आपका ट्रिगोनोमेट्री, जो पूरी तरीके से 80 या 90 सवाल उसमें डिस्कशन है और पूरे कॉन्सेप्ट और ट्रिक मैंने उस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा चुका है। जो सेकेंड चैप्टर हो गया आपका पॉलिनोमियल्स, जो कि वो भी अपने आप में एक बेहतरीन टॉपिक है, उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद तीसरा जो चैप्टर था आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण, वो भी हम लोग 32 क्लास में ख़त्म कर चुके। और आज आपका 33 क्लास है और आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो इसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हेडिंग कर लीजिएगा हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, चलिए, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। चैप्टर आपके सामने की बात करते हैं तो चैप्टर आपके सामने 4 होगा। ठीक है ना। और इस चैप्टर का नाम आपके सामने है सर हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है ना, हाइट्स एंड डिस्टेंस, जिसे की बात करते हैं हिंदी में तो इसे कहा जाता है सर ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी। लिख लीजिएगा साथ में। ठीक है, कहीं से भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ऊंचाई और दूरी। चलिए, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको 2 एंगल के बारे में समझना पड़ेगा। 2 एंगल आपके सामने कौन कौन से होंगे। देखिए, ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा ट्रिगोनोमेट्री का जो भी चैप्टर है एंगल के बारे में, जैसे कि साइन 60 की वैल्यू कितना होगा, tan 30 की वैल्यू कितना होगा, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितना होगा। तो इस सभी की वैल्यू इस चैप्टर में यूजेज है।
तो इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखिए। अगर आप इस चैप्टर पे डायरेक्ट आए हो और आपको वैल्यूज़ पता नहीं है तो बिल्कुल इस चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। तो जाके पहले आपका ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का जो वैल्यू वाले ऑप्शन है, साइन 60 की वैल्यू कितना होता है, टैन 30 की वैल्यू कितना होता है, इन सभी वैल्यू को पहले याद कर लीजिए। उसके बाद इस चैप्टर में आइएगा, आपको बढ़िया समझ में आएगा। फिर भी आप वीडियो को नहीं देख रहे हो सीक्वेंस वाइज तो कोई बात नहीं है, सिर्फ आप वैल्यू को याद कर लीजिए। आपके एनसीईआरटी बुक्स में मिल जाएंगे या किसी भी बुक्स में आपको मिल जाएंगे। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, टैन 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, इन सभी वैल्यू को पहले याद कर लीजिए। उसके बाद इस चैप्टर को देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का जो मेन पार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो पार्ट्स होता है, पहला कॉन्सेप्ट होता है वो होता है आपका उन्नयन कोण और अवनमन कोण। इन दो कोणों के बारे में आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की वैरायटी को लेकर चलेंगे और आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में। तो पहला जो इसमें एंगल होने वाला है सर, इसमें हम बात करेंगे उन्नयन कोण के बारे में। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ध्यान रखिएगा उन्नयन कोण को ही हम लोग कभी कभी उन्नति कोण भी कह देते हैं। इसे ही हम लोग उन्नति कोण कहते हैं और इसी को कभी कभी उत्कर्ष कोण भी कहा जाता है। ठीक है ना, उत्कर्ष कोण भी कहते हैं, उत्कर्ष कोण। ठीक है, बात करते हैं इसकी इंग्लिश मीडियम में, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है सर एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है ना। जो दूसरा कोण है आपके सामने, जो दूसरा कोण है वो है, देख लीजिए दूसरा कोण आपके सामने सर अवनमन कोण, अवनमन कोण। और इसी को हम लोग कहा जाता है सर, ठीक है, अवनति कोण। ये एग्जाम्स में आ सकते हैं इसके अलावा में। ठीक है ना, और इसी के, ठीक है, अवनमन कोण, इसको अवनति कोण भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसको इंग्लिश में, तो बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, देख लीजिए। तो उन्नयन कोण और उन्नति कोण या उत्कर्ष कोण, अवनमन कोण, अवनति कोण, तो इस सभी इन दोनों कोण में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। तो सबसे पहले प्रैक्टिकली आप लोग एक बार समझ लीजिए कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिगर से समझेंगे। मान लीजिए कि आप किसी टावर के नीचे हो, आप किसी टावर के नीचे हो, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे हो और आपके बगल में एक बड़ा सा टावर है, एक बड़ा सा टावर है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि उस टावर पे हम लोग ऐसे देख रहे हैं, टावर के ऊपर हम लोग देख रहे हैं। तो नीचे से ऊपर देखते हैं ना, नीचे से ऊपर देखने पर उन्नयन कोण का निर्माण होता है। इतना चीज़ समझिए, जब आप नीचे हो और कोई वस्तु ऊपर है तो आप उन्नयन कोण को डेवलप कर रहे हो। आपके दृष्टि से उस वस्तु को देखने पर जो एंगल बन रहा है ना, उसे हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? चलिए, अवनमन कोण का मतलब होता है कि अगर आप किसी टावर के ऊपर हो, टावर के ऊपर बैठे हो और आप नीचे देख रहे हो किसी चीज़ को, किसी वस्तु को नीचे देख रहे हो, तो आपके दृष्टि से जो एंगल बनता है, आपके दृष्टि से जो एंगल फॉर्म्ड होता है, दिस इज कॉल्ड अवनमन कोण। उसे हम लोग अवनमन कोण कहेंगे। समझ में आ गया? आपको प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण में डिफरेंस क्या है। कहने का मतलब है कि नीचे से ऊपर देखने पर जो एंगल फॉर्म्ड होता है, दिस इज कॉल्ड उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे देखने पर जो एंगल फॉर्म्ड होता है, दिस इज कॉल्ड अवनमन कोण। बात समझ में आ रहा है? चलिए, इसी को हम लोग फिगर में देखकर बताएंगे कि फिगर में हम लोग कैसे समझ रहे हैं। मान लीजिए सर कि यहाँ पे आपके सामने कोई टावर है। मान लीजिए यहाँ पे कोई आपके सामने क्या है, टावर है। एक टावर बना दीजिए, और टावर की अगर बात करते हैं तो आप इस प्रकार से टावर बना सकते हो। ठीक है, देख लीजिए, ये टावर है और आप ना यहाँ पे हो, आपने यहाँ पे हो।
यहाँ पे हो, ये आप हो, ठीक है। यहाँ से आप इस वस्तु को, इस टावर के जो है ना ऊंचाई को, इस वाले पार्ट्स को देख रहे हो। अब इस वाले पार्ट्स को देख रहे हो, ठीक है ना, इस वाले पार्ट को क्या कर रहे हो सर, देख रहे हो। तो आपसे जो एंगल बनेगा, आपके दृष्टि से जो एंगल बनेगा, बात को गहराई से समझिए, आपके दृष्टि से जो एंगल फॉर्म्ड होगा, आपके दृष्टि से जो एंगल फॉर्म्ड होगा, ये वाला एंगल, इस वाले एंगल को बोला जाता है सर उन्नयन कोण। क्या बोला जाता है, उन्नयन कोण, ठीक है ना। इस वाले एंगल को बोला जाएगा सर उन्नयन कोण। और ये जो आपके लाइन है ना, इसे आप लोग कहोगे सर दृष्टि रेखा। क्या बोलोगे, दृष्टि रेखा। मतलब आपके दृष्टि से जो एंगल बनता है, आपके दृष्टि से रेखा बना। और ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इस वाले बोलोगे सर क्षैतिज रेखा। क्या बोलोगे, क्षैतिज रेखा, ठीक है ना। यहाँ पे आप ए मान लीजिए, यहाँ पे आप बी मान लीजिए और यहाँ पे आप सी मान लीजिए, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर समझ में आया। कहने का मतलब है कि नीचे से ऊपर देखने में जो एंगल फॉर्म्ड होता है, दिस इज कॉल्ड उन्नयन कोण। तो यहाँ पे आप हो, ये टावर के ऊंचाई पर आप देख रहे हो और आपसे एक एंगल बन रहा है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा से, इसी पार्ट्स को बोला जाता है उन्नयन कोण। बात गहराई से समझ में आ गया। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर नोट्स कर रहे हो तो आप लिखना यहाँ पे सर, नीचे से ऊपर देखने पर बना कोण उन्नयन कोण होगा। सिंपल अपना भाषा है सर, अपने भाषा में पढ़िएगा तो मजा आएगा। नीचे से ऊपर देखने पर बना कोण उन्नयन कोण होगा। सिंपल भाषा है, याद कर लीजिए, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अवनमन कोण के बारे में, ठीक है ना। अवनमन कोण के बारे में और अवनति कोण के बारे में, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अवनमन कोण कहा जाता है सर ऊपर से नीचे देखने पर, ऊपर से नीचे देखने पर जो कोण बनता है ना, उसे कहा जाता है अवनमन कोण। मान लीजिए सर, यहाँ पे आपके सामने फिगर है, कोई टावर है, यहाँ पर भी आपके सामने टावर है, ठीक ना। ये देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान से, समझ में आएगा आपको बढ़िया से। ये और आप ना यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, ठीक है। और नीचे किसी वस्तु को आप देख रहे हो, नीचे आप किसी वस्तु को देख रहे हो, माना कि यहाँ पे एक वस्तु को आप देख रहे हो, ठीक ना। यहाँ पे आप किसी वस्तु को देख रहे हो ऐसे, ठीक ना। आपके दृष्टि से जो एंगल बनेगा इस रेखा में, इस वाले एंगल को बोला जाता है सर अवनमन कोण। अवनमन कोण आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। इस वाले पार्ट को बोला जाएगा सर क्षैतिज रेखा और इस वाले पार्ट को बोला जाएगा सर दृष्टि रेखा, ठीक है। सेम कहानी है। अगर इसकी बात करते हैं तो लिखना सर ऊपर से नीचे देखने पर, ठीक है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बना कोण अवनमन कोण होगा। देखने पर बना कोण अवनमन कोण होगा। अवनमन कोण होगा। बहुत ही सिंपल स्टोरी है, ठीक है। ऊपर से नीचे देखने पर बना कोण, आपको सिर्फ याद करना है, नीचे से ऊपर उन्नयन, ऊपर से नीचे अवनमन, ठीक है। लिख लीजिए इसको, ठीक है, लिख लीजिए इसको, ठीक है। अवनमन कोण और अवनति कोण, ठीक है। इसे हम लोग इसे अवकर्ष कोण भी कह सकते हो, अवकर्ष कोण, ठीक है। कोई बात नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अवकर्ष कोण बहुत सिंपल कहानी है। अवकर्ष कोण मतलब उन्नयन कोण और उन्नति कोण, उत्कर्ष कोण, अवनमन कोण, अवनति कोण, अवकर्ष कोण। ये तीनों एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, ये बस इसकी नाम याद कर लीजिए। इसे इंग्लिश में एंगल ऑफ डिप्रेशन और इसे इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। नीचे से ऊपर उन्नयन और ऊपर से नीचे अवनमन, इतना याद कर लीजिए। समझ में आ गया? चलिए, और आप मुझे बताना सर यहाँ पे एक छोटी सी, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हो गया। चलिए
अब एक छोटी सी नोट्स मैं आपको बताना चाहूँगा, आप यहीं पे नोट्स लिखने का प्रयास कीजिएगा, यहीं पे नोट्स लिखने का प्रयास कीजिएगा कि मान लीजिए सर आपको ये बात 9th क्लास में आप पढ़े हुईगा कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो जाए, जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो जाए तो ये बात आपको बिल्कुल पता होगा कि यहाँ से अगर ट्रांसवर्सल लाइन लिया जाए, यहाँ से अगर ट्रांसवर्सल लाइन लिया जाए तो ये जो एंगल होता है ना, ये वाला पार्ट का एंगल होता है वो इस पार्ट के इक्वल होता है, मतलब ये थीटा है ना तो ये भी थीटा होगा। ये 9th क्लास में आपने पढ़े होंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन का जो ट्रांसवर्सल एंगल होता है, मतलब ये एंगल क्या होता है सर, इक्वल होता है। ठीक है, सेम कहानी आप यहाँ पे देखोगे तो ये लाइन और इस लाइन का पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन का पैरेलल है, कहेंगे सर ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के बिल्कुल इक्वल होगा, मतलब ये एंगल मानिए थीटा तो ये भी थीटा होगा। तो हम कह सकते हैं कि सर ये जो एंगल है वो क्या है सर, अभी अभी आपने पढ़ा उन्नयन कोण, तो ये उन्नयन कोण है तो अवनमन कोण। तो आप इस प्रकार से एक फिगर बना के अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, यहाँ से एक फिगर बना के एक नोट्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ से कि उन्नयन कोण जो होगा, उन्नयन कोण जो होगा ना वो इक्वल होगा अवनमन कोण का, ठीक है ना, इक्वल होगा किसका, अवनमन कोण का। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। कहाँ से आया सर, ट्रांसवर्सल लाइन से, मतलब ये कोण इस कोण के इक्वल होगा और ये जो कोण है उन्नयन कोण है, ये कोण अवनमन कोण है। तो कह सकते हैं सर दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों क्षैतिज लाइन है, तो ये लाइन ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो एक नोट्स बन गया सर, उन्नयन कोण इक्वल टू अवनमन कोण। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या उन्नयन कोण अवनमन कोण के इक्वल होते हैं, तो कहेंगे सर हाँ होते हैं। ठीक है, तो याद कर लीजिए, बहुत ही सिंपल, बस इतना ही थ्योरी है। आप इन्हीं दो कॉन्सेप्ट से आप इजीली किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, बहुत ही सिंपल और आसान है। ठीक है, अब हम मिलते हैं इससे क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस आपको तभी समझ में आएगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरा आप सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखिए। ये चैप्टर तभी समझ में आएगा जब आपके पास ट्रिगोनोमेट्री का ज्ञान होगा। तो इसीलिए सेशन वर्स्ट मतलब डे 1 से आप क्लास देख लीजिए पहले बढ़िया से, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा, ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, हटाए इसको, चलिए एकदम बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे और साथ में हम लोग ट्रिक भी समझेंगे कि विद इन अ सेकेंड्स में आप किस प्रकार से इस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट लिखने का प्रयास कीजिएगा, साथ में क्वेश्चन लिख लीजिए, ज़्यादा बेनिफिट होगा। ट्रायंगल ABC में एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और AC इक्वल टू 4√3 सेंटीमीटर। तब आपसे बोल रहा है सर एंगल B ज्ञात करें, एंगल B ज्ञात करें, एंगल B ज्ञात करें। ठीक ना, ऑप्शंस आपके सामने दिया हुआ है, कोई भी ऑप्शन ले लीजिए। 30 डिग्री और 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, ये आपके सामने ऑप्शन। ठीक है, कैसे सॉल्व कीजिएगा आप एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहीं पे लिखने का प्रयास कीजिए। कह रहा है सर एक उदर्ग स्तंभ है, एक उदर्ग स्तंभ है 7√3 मीटर ऊंचा है। ठीक है ना, एक उदर्ग स्तंभ 7√3 मीटर ऊंचा है और उसकी छाया की लंबाई, उसकी छाया की लंबाई
21 मीटर है, 21 मीटर है, तो आपसे बोल रहा है सर प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। उन्नयन कोण ज्ञात करें। ठीक है, लिखने का पूरा प्रयास कीजिएगा। आपके सामने ऑप्शंस हैं 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ। चलिए ठीक है, ये 2 सवाल है आपके सामने और क्वेश्चंस को एक बार लिख लीजिए। और मैंने आपको पहले ही बताया है, ये चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा जब आप सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखिएगा, तभी समझ में आएगा जब आपकी वैल्यू पता होगा कि tan क्या होता है, sin क्या होता है, sin 30 की वैल्यू कितना होता है, tan 30 की वैल्यू कितना होता है, ये सब आप याद कीजिएगा, तभी जाके क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। और जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको हर चीज़ पर आता हूँ, पूरे कॉन्सेप्ट और ट्रिक भी। तो इस चैप्टर में ट्रिक ही ज़्यादा रहेगा और कॉन्सेप्ट भी रहेगा, तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि देखो मैथ्स का मतलब होता है सीखना। अब मैथ्स को ये सोच कर पढ़िएगा ना कि मैथ मुझे सीखना है, तब जाके आप मैथ सीखोगे। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए मैथ्स को पढ़ना नहीं है। मैंने आपको बार बार बताया कि हमेशा मैथ्स को पढ़ना है कि मैथ हमको सीखना है। ये चीज़ माइंड में रखना है कि मैथ्स हमको सीखना है, कहीं ना कहीं से आपको मैथ सीखना है। आपके लिए मान लीजिए कि ये चैप्टर आपको ख़त्म हो गया, तो आपको ये माइंड में डेवलप करना पड़ेगा कि दुनिया की कोई भी बुक्स आ जाए मेरे सामने, तो उस बुक्स के क्वेश्चंस मुझे सॉल्व हो जाएं। ये बहुत मेन पार्ट्स होते हैं, समझ रहे हो। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप मैथ्स को सीखोगे। ठीक है, मैथ को सीखना चाहोगे। एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना है, सिर्फ मैथ को सीखना है। मैथ आप सीख जाओगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ हमेशा माइंड में रखना है। तो क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। क्वेश्चंस फर्स्ट में कह रहा है कि ट्रायंगल ABC, एंगल A जो है वो 90 डिग्री है। 9 जैसे आ गया तो मैंने समझा कि सर जो आपका ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो इस वाले फिगर में पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद इसका ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा कि दोनों क्वेश्चंस को आप विद इन सेकेंड्स में कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए तो सॉल्यूशन की ओर चलते हैं सर। सॉल्यूशन पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद आपको ट्रिक समझाएंगे। मान लीजिए कि ये आपके सामने क्वेश्चंस है, ये आपके सामने क्वेश्चंस दे रखा है आपको कि पहला जो फिगर है उसमें दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। ट्रायंगल ABC आपके सामने प्रोवाइड है। ट्रायंगल ABC में एंगल A जो है वो 90 डिग्री है, एंगल A 90 डिग्री है। तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे A हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस में दे रखा है A = 90 डिग्री। तो यहाँ पे A और यहाँ पे B मान लीजिए, यहाँ पे C मान लीजिए। और कहता है आगे सर AB = 12 सेंटीमीटर। तो जो AB है ये AB कितना है सर 12 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। और कहता है AC = 4√3 सेंटीमीटर। AC मतलब ये वाला पार्ट कितना है 4√3 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर कहता है तब B ज्ञात करें, मतलब एंगल B, समझना इसको कहते हैं सर कोण B। कोण B ज्ञात करना है, मतलब ये एंगल पता करना है, ये एंगल क्या हो जाएगा। तो यहाँ मुझे क्या दिया हुआ है आपको सर, यहाँ पे दिया हुआ है AB = 12 सेंटीमीटर एंड AC = 4√3 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ रहे हैं सर B की वैल्यू बता दीजिए क्या होगा। B की वैल्यू क्या होगा बता दीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है कहिएगा नहीं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम विद इन सेकेंड्स में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये भी चीज़ सीखेंगे। तो आप मुझे बताओ कि सर मुझे एंगल B फाइंड करनी है, एंगल B, तो इसी पर ध्यान देना है। तो जहाँ पे एंगल बनता है ना, सामने P होता है, कहने का मतलब ये तो P हो गया, और 90 के सामने H होता है, मतलब ये तो H हो गया। ये चीज़ मैंने आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी, जाके देखिए पूरा वीडियो को समझ में आएगा। और जो बच गया उसे क्या कहते हैं सर B, मतलब बेस होता है। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। मुझे क्या करना है सर, एंगल B पता करना है, और मुझे ट्रायंगल में B पता है और P पता है, मतलब बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है। तो बेस और परपेंडिकुलर किस किस टी रेशियो में होता है, आपका फंक्शन पर आए थे 6 आपका टी रेशियो होता है, साइन कॉस टैन कॉस एक और सेक, मैंने बताया था। तो B और P सर या तो टैन में होगा, टैन = होता है P/B, या तो कॉट में होगा,
कॉट इक्वल टू होता है बी अपॉन पी। तो आपकी मर्जी है, टैन ले लीजिए या कॉट ले लीजिए, कोई भी, बस दो ही चलेगा क्योंकि इसमें एच मुझे पता नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ आप ध्यान से समझिएगा। पहले फिगर को देखिए, फिगर में क्या दे रखा है। तो फिगर में आपके सामने P और B दे रखा है, तो या तो आप टैन ले सकते हो या तो आप कॉट ले सकते हो, इसके अलावा कोई और फंक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि मुझे सिर्फ P और B पता है, समझ रहे हो, और टैन और कॉट में ही P और B होता है। तो इसके आगे क्या करना है, लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम टैन बी लेंगे, क्योंकि मुझे एंगल बी फाइंड करनी है, तो एंगल टैन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, टैन बी का होता है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल यहाँ बन रहा है, तो पी कहाँ होगा सर, ए सी होगा, तो यहाँ पे ए सी हो गया, और बी क्या होगा सर, बी मतलब ए बी होगा, ठीक है, ये ए बी होगा। तो आप मुझे बताना कहोगे सर यहाँ से होगा टैन बी इक्वल टू ए सी की वैल्यू कितना है सर, ए सी की वैल्यू 4√3 है, मतलब 4√3 है, अपॉन ए बी की वैल्यू कितना है सर, ए बी की वैल्यू आपका 12 है, 12 है, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। अब इसे आगे जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो टैन बी इक्वल टू कितना होगा सर, 4×3 = 12, तो यहाँ पे आ गया √3/3 आ गया, √3 अपॉन कितना आ गया सर, 3 आ गया। यहाँ तक क्लियर है? तो मेरे को समझ में आ गया कि सर टैन बी इक्वल टू √3 अपॉन कितना हो गया सर, 3 हो गया। यहाँ तक किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम है, कहिएगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है। लेकिन टैन के में √3/3 किसी का भी वैल्यू नहीं होता। टैन 60 की वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, टैन 30 की वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है, लेकिन ये नहीं होता है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपको एंगल पर जाना है। तो कहिएगा सर देखिए, √3 को अगर हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो कहिएगा सर इसका मतलब 3 होता है। ये बेसिक बात है, रूट कैंसिल आउट होता है। तो सेम कहानी आप यहाँ पे कीजिएगा। आप कहोगे सर यहाँ पे थोड़ा सा हम दिमाग लगा देंगे कि √3 है, और इस 3 को हम ये चीज़ लिख सकते हैं, कहेगा सर √3 गुने √3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस 3 को हम लोग √3 गुने √3 लिख सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम है, कहिएगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब आगे बढ़ जाइए, तो यहाँ से आप कह दोगे सर टैन बी इक्वल टू √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा कितना सर, √3। तो यहाँ से आप इजीली सॉल्व करोगे, क्योंकि टैन 30 की वैल्यू आप चार्ट में देखना जाके, टैन 30 की वैल्यू होता है 1/√3। तो यहाँ से आप कह दोगे सर कि टैन बी इक्वल टू 1/√3, 1/√3 किसका होता है, टैन 30 का, टैन 30 डिग्री का। तो इसके स्थान पर टैन 30 डिग्री लिख सकते हो। इसीलिए जब दोनों के बीच में कंपैरिजन कीजिएगा, आप दोनों के बीच में मिलान कीजिएगा, तो टैन और बी की वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, तो बी की वैल्यू कितना हो गया सर, 30 डिग्री। इसीलिए क्या होगा सर, एंगल बी इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू कितना होगा सर, 30 डिग्री। और आपसे बोल रहा है क्या, एंगल बी ही पूछ रहा है, बी ज्ञात करें, तो इसका आंसर कितना होगा सर, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बताइए कितना आसान है, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत वाली बात है, कहिएगा कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट तो आपने मुझे बता दिया, लेकिन आप मुझे इसका ट्रिक बताइए, आप किस प्रकार विदिन सेकेंड्स में क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, है ना। तो कैसे सॉल्व होगा, बहुत ही सिंपल और आसान है, ठीक है ना, बहुत सिंपल और आसान है। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ तक दिक्कत है, कहिएगा कोई भी दिक्कत नहीं है, इसका ट्रिक मुझे बता दीजिए। दोस्तों आपको पता है, ट्रिक समझने के लिए आपको 2 फिगर समझना पड़ेगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चंस में अगर ट्रिक चाहिए तो बहुत आसान है। अगर यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे अगर 30 डिग्री लीजिएगा, यहाँ पे 60 डिग्री लीजिएगा, तो आप बस इतना याद कर लीजिए कि 30 के सामने जो होगा ना वो 1 हो जाएगा, और 60 के सामने √3 हो जाएगा, और 90 के सामने आपके सामने 2 हो जाएगा। बस इतना चीज़ याद कर लीजिए, आपसे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ये पहला फिगर है, और दूसरा फिगर आपको याद करना है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ठीक है। अगर मान लीजिए सर यहाँ पे 90, यहाँ पे 45 डिग्री लीजिएगा, यहाँ पे 45 डिग्री लीजिएगा, तो यहाँ पे आपको याद करना है सर ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये 2 होगा, ये आपका 2 नहीं होगा सर, √2 होगा। बस आप 2 फिगर याद कर लीजिए, आपसे
इस चैप्टर के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, आप इजीली इस 2 फिगर से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आने वाले क्वेश्चन में हम लोग बताएंगे इस दोनों फिगर का यूजेस, पहले देखिए ध्यान से। यहाँ 30 है तो 30 के सामने 1 याद कीजिए, जैसे 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2, ठीक है। 45 के सामने 1, 45 के सामने 1 और 90 के सामने √2, बस यही चीज़ याद करना है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रिक्स, इस क्वेश्चन को कैसे विदिन सेकेंड्स में सॉल्व करेंगे। तो इस फिगर को आपको लेना है, आपको अगर सर इस फिगर को आप जैसे ही लीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे दे रखा है 12, कहिएगा सर यहाँ पे 12 दे रखा है और यहाँ पे आपका 4√3 दे रखा है, 4√3 दे रखा है, समझ में आया? ओके, तो आप कहोगे सर इसको अगर डिवाइड किया जाए तो इसे आप 4 से काटिएगा तो 3, इसे आप 4 से काटिएगा तो √3, मतलब 3/√3 आ गया। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे मुझे 1 लाना है और 1 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सर 1 लाने के लिए इसे 3 से काटना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही 3 से डिवाइड करोगे इसे, तो इसे भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आपका 1 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे √3/3 है और इस 3 को लिख सकते हैं क्या चीज़ कहोगे सर? √3 गुने √3 लिख सकते हैं और √3 से √3 कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कितना होगा सर? 1/√3 हो गया, 1 कितना हो गया सर? √3 हो गया, 1 कितना हो गया? √3 हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, जैसे ही 1/√3 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे √3 है, तो √3 ऊपर जाएगा। एक मिनट, आपको नहीं समझ में आया शायद, मैं फिर से आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ठीक है ना। चलिए, ये मान लीजिए कि ये आपके सामने फिगर है, ये आपके सामने फिगर है और ये दिया हुआ है सर 12 और वो दिया हुआ है आपके सामने 4√3 और आपसे बोल रहा है सर इसकी वैल्यू पता कर लीजिए, इसकी वैल्यू पता कर लीजिए। यहाँ पे आपका A है और ये C है, यहाँ तक समझ में आया? चलिए ध्यान समझिएगा, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे? तो मुझे ये पता करना है, इस 2 फिगर आपको याद करना है। कहोगे सर आप ना इसको डिवाइड करिए, आप कहोगे सर इसे 4 3 12, ये 3 मर्त में कटेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कि ध्यान से आपको समझ में आएगा, मतलब इसको रेशनलाइज नहीं करना है। आप कहोगे सर इसे आप √3 से डिवाइड कर दीजिए, जब इसे आप √3 से डिवाइड करोगे तो इसे भी आप √3 से डिवाइड कीजिए, ऐसे, ठीक है। आप कहोगे सर ये तो कट के 1 बना दिया, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप 3/√3, जब इसको आप रेशनलाइज कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा सर? √3 को √3 से 3 से 3 कैंसिल, मतलब यहाँ पे कितना आएगा सर? √3। तो यहीं तक आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मतलब मुझे पता हो गया कि ये पूरा √3 है और ये पूरा 1 है। आपको पता है कि 30 के सामने 1 होता है तो यहाँ पे 30 होगा और यहाँ पे 60 होगा, और आपसे क्वेश्चन बोल रहा है सर B की वैल्यू बता दीजिए, तो B की वैल्यू कितना है? 30 डिग्री, जो कि आंसर हो गया आपका। आ रहे समझ में? क्वेश्चन आपसे C भी बोल सकता था, तो C की वैल्यू कितना होगा? 60 डिग्री, है ना। बहुत आसान, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मिलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चंस में। बहुत आसान है, देखते देखते समझ जाइएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक। फिर भी आपको दिक्कत है तो आपको कहीं ना कहीं बेसिक्स मैथ्स कमज़ोर है, आप बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कीजिए, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा सब कुछ, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, जब तक आप बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं कीजिएगा आप मैथमेटिक्स में आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्वेश्चन सेकंड में आ जाइए थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन सेकंड में थोड़ा सा आने का प्रयास कीजिएगा। पहले हम लोग ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको 2 फिगर हमेशा याद करना है। सबसे पहला, अगर 45 डिग्री है तो यहाँ भी 45 डिग्री होगा, यहाँ 90 होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये √2 हो जाएगा। और दूसरा जो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर 30 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है, तो 60 के सामने √3 होगा, 30 के सामने 1 होगा और ये 2 हो जाएगा। ये 2 फिगर आपको डेफिनेटली याद करना है माइंड में। क्वेश्चन कहता है सर एक उदर्ग स्तंभ, मान लीजिए कि ये एक स्तंभ है, ठीक है, ऊंचा है, मतलब ये स्तंभ है, इसका लेंथ आपका 7√3 मीटर ऊंचा है। ये ट्रिक से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और उसकी छाया की लंबाई, ये स्तंभ है, इसका छाया कहाँ होगा सर? ये इसका छाया होगा, इसका लेंथ है 21 मीटर, ये छाया है सर, ये स्तंभ है, यहाँ खड़ा होइएगा तो छाया यहाँ बनेगा ओरिजेंटली, ठीक है। तो उसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है, यहाँ पे दिया हुआ है 21 मीटर है। तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें।
तो उन्नयन कोण जैसे ही बोला मतलब नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, तो यहाँ पे जो उन्नयन कोण होगा सर ये होगा, ये थीटा। तो ये थीटा हमसे बोल रहा है क्या होगा बता दीजिए, ये थीटा हमसे बोल रहा है क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, देखो 7 3 कितना होता है 21, 3 से आप काट दीजिए। तो जैसे ही आप 3 से काटिएगा ना तो यहाँ √3, यहाँ पे 3 हो गया। अब आपको पता है कि अगर हम इसे 1 बना दें तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, √3 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब इधर √3 से डिवाइड कीजिए तो इधर भी √3 से डिवाइड कीजिए, तो ये बन गया 1, ये बन गया 1। और इसे आप रेशनलाइज कीजिएगा तो √3/√3, और √3 कितना होता है 3, तो 3 से 3 कैंसिल, मतलब ये बन गया √3। और आपको थीटा बोल रहा है, तो थीटा बोल रहा है, देखो ध्यान से, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना होगा 30 के सामने 1 होता है, और ये 60 हो गया। आपसे ये बोल रहा है थीटा की वैल्यू बता दीजिए, तो कितना होगा सर 30 डिग्री। इसका आंसर कितना होगा 30 डिग्री, है ना, बहुत आसान। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो विद इन सेकेंड्स में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बहुत बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ईजिली आप दिमाग से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आ जाए सब्जेक्टिव में, तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, चलिए सब्जेक्टिव से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए एक आप स्तंभ बना लीजिए। अगर सब्जेक्टिव पेपर में ये क्वेश्चंस आ जाए तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो सबसे पहले एक स्तंभ आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक स्तंभ यहाँ पे मैं बनाने का प्रयास करता हूँ, ये स्तंभ है, ठीक है, ये एक स्तंभ है, कोई भी स्तंभ आप ले लीजिए, ठीक है। ये एक स्तंभ है, कोई भी स्तंभ है, ठीक है। तो कहता है एक उदर स्तंभ 7√3 मीटर ऊंचा है, मतलब इसका जो हाइट है ना वो 7√3 मीटर हाइट है। और उसकी छाया, मतलब इसका जो छाया होगा कहाँ पे होगा, कहोगे सर ये इसकी छाया है, ये इसका जो लंबाई है वो 21 मीटर है, मतलब 21 मीटर है। तो इसका जो हाइट है, इसका जो लेंथ है ना यहाँ से यहाँ तक, वो कितना है सर 21 मीटर है। तो कहता है प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें, मतलब ये इसका उन्नयन कोण जो होगा, ये वाला पार्ट, ये मुझे ज्ञात करना है, ठीक है ना, उन्नयन कोण ज्ञात करना है थीटा। तो यहाँ पे A मान लीजिए, यहाँ पे आप B मान लीजिए, और यहाँ पे C मान लीजिए। तो क्वेश्चन में लिखना है कि यहाँ दिया हुआ है कि जो AB का लेंथ है वो 7√3 मीटर है। AB का लेंथ कितना है 7√3 मीटर, और BC का जो लेंथ है वो दिया हुआ है, BC का लेंथ कितना हुआ है सर 21 मीटर। और मुझे फाइंड करना है उन्नयन कोण। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा माना उन्नयन कोण, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण जो होगा ना वो कितना होगा सर थीटा होगा। तो थीटा की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो आप मुझे बताओ सर यहाँ पे एंगल बन रहा है, सामने P होगा, मतलब ये P होगा, ये B हो जाएगा। तो P/B किस में होता है, tan या cot में, या आप tan ले लीजिए या आप cot ले लीजिए, आपकी मर्जी है। तो आप tan ही ज़्यादा इसमें लिया जाता है। तो लिखना अब ट्राइंगल ABC में, ABC ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, ABC ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम tan थीटा लेते हैं, tan थीटा लेते हैं यहाँ पे थीटा, तो tan थीटा का जो फार्मूला होता है वो P/B होता है, P/B होता है, सबको पता है। एंगल यहाँ बन रहा है तो P क्या होगा सर AB, तो यहाँ पे P की वैल्यू कितना होगा AB। B क्या होगा सर B होगा BC, नीचे B होगा BC। अब यहाँ से आप थोड़ा सा अगर सॉल्व करें तो tan थीटा इक्वल टू AB की वैल्यू कितना है, AB की वैल्यू 7√3, तो यहाँ पे कितना होगा 7√3। BC की वैल्यू कितना है, कहोगे सर BC की वैल्यू 21 है, 21 मीटर है, दिक्कत है नहीं। फिर अगर आगे सॉल्व किया जाए तो tan थीटा इक्वल टू 7 3 21, मतलब ये 3 से कटेगा तो कितना होगा √3/3। तो यहाँ से मुझे पता हो गया कि जो tan थीटा है वो √3 कितना होगा सर 3। और ये बात आपको पता है कि √3 को अगर √3 से गुना किया जाए तो कितना होगा 3 होगा, ये बात बिल्कुल पता है। तो 3 के जगह पे √3 गुने √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 3 की जगह कितना लिख सकते सर √3 इंटू √3। अब आप यहाँ से √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे को tan थीटा इक्वल टू ऊपर 1 और नीचे √3 मिल गया। और 1/√3 किसकी वैल्यू होता है tan में, तो tan 30 डिग्री की, ठीक है, याद कर लीजिएगा tan 30 की होती है। तो आप मुझे बताओ सर tan थीटा इक्वल टू 1/√3 हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, कोई दिक्कत। अब इस दोनों के बीच में अगर आप कंपैरिजन कीजिएगा तो थीटा की वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री, क्योंकि tan है, तो इसीलिए यहाँ पे कितना होगा सर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, जो कि आपका आंसर हो गया।
आपका क्या हो गया सर, आंसर हो गया, है ना, बहुत आसान। तो क्वेश्चन 2 का आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाए तो आप ट्रिक से सॉल्व कर दीजिए, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाए, लिखने वाला क्वेश्चंस आ जाए, तो आप इस लेवल से, इस मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम मिलते हैं सेकेंड क्वेश्चंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, कोई भी गलती नहीं है, कोई भी दिक्कत आपके पास नहीं होनी चाहिए, बस आप ट्रिक भी समझिए, क्योंकि ज़्यादा चांसेस है इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए ट्रिक भी समझना ज़रूरी है। और ट्रिक तभी समझ में आएगा जब आप वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखिएगा, सभी कॉन्सेप्ट को बारीकी से नोट्स करके समझिएगा, तभी समझ में आएगा, ठीक है। लिख लीजिए इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतर होगा। तीसरे क्वेश्चंस में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 साथ में लिखने का प्रयास कीजिए। कहता है सर 30 मीटर लंबी सीढ़ी, 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर, 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार, 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार लगी है कि उसका सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार, मतलब 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर पर पहुंचती है, सीढ़ी जमीन के साथ कितना कोण बनाती है, ठीक ना। ऑप्शंस यहाँ लिख लीजिएगा, ऑप्शंस 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये आपके सामने ऑप्शन है। क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। एक और क्वेश्चंस आप यहीं पे लिख लीजिए, इससे ज़्यादा आसान होगा क्वेश्चन को समझने में। क्वेश्चन नंबर 4, जब एक टेलीफोन स्तंभ है कि ऊंचाई, टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात √3:1 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। और ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शंस आपके सामने दे रखा है 60 डिग्री, 30 डिग्री,
45 डिग्री और 90 डिग्री। ये क्वेश्चन है, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है, पहले आप ट्रिक से सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चंस हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आने की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चंस ही ऑब्जेक्टिव पेपर में आएंगे। जो सब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है। तो पहले आप कोशिश कीजिएगा हमेशा कि क्वेश्चंस को ट्रिक से कैसे समझेंगे और ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस आप लोग लिख लीजिए बढ़िया से। और क्वेश्चन जो कह रहा है 3rd नंबर क्वेश्चंस में 30 मीटर लंबी सीढ़ी है। एक बार देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस को, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को पहले आप एक बार ध्यान से पढ़िए, उसके मीनिंग को समझिए। जब तक आप उसके अर्थ को नहीं समझिएगा तो डेफिनेटली आप फिगर को नहीं बना पाओगे। मेन पार्ट्स होता है इस चैप्टर में फिगर को फॉर्म्ड करना, फिगर को बनाना। जिस समय आप फिगर को बना दोगे ना तो क्वेश्चंस वहीं पे सॉल्व हो जाता है। फिगर के बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ही नहीं कुछ भी, है ना। मेन पार्ट्स होता है, स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि क्वेश्चंस को पढ़ के उसके अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। जो भी स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को पढ़ के उसके अर्थ को समझ के फिगर फॉर्म्ड कर देता है तो उनसे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व हो जाता है, आप इजीली उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो मेन पार्ट्स होता है फिगर को फॉर्म्ड करना। तो वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चंस को पढ़ के पहले आप फिगर को बना लीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन की ओर चलिएगा, बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चंस जो है आपका, तीसरा नंबर सवाल जो है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चंस कह रहा है कि सर 30 मीटर लंबी सीढ़ी, कहता है क्वेश्चंस में कि 30 मीटर जो है वो लंबी सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार लगी है। यहाँ तक पढ़ने के बाद मुझे दिमाग में आया सर एक दीवार है और एक सीढ़ी है, जो कि दीवार पर एक सीढ़ी लगा हुआ है। तो सबसे पहले आपको एक फिगर को बना लीजिए। तो मान लीजिए कि मैं एक फिगर बनाता हूँ, जैसे कि ये एक दीवार को अगर हम बनाना चाहें तो आप दीवार भी एक बढ़िया सा बना सकते हैं। तो मान लीजिए सर यहाँ पे एक दीवार आप बना लीजिए, दीवार यहाँ पे, ठीक है। ये आप अगर आप दीवार को बनाओगे तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीका से आप दीवार को बना सकते हो। बट अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या करना है कि इस वाले फिगर को बनाना नहीं है, आप इजीली दिमाग में सॉल्व करके टिक कर लोगे। अगर सब्जेक्टिव पेपर में आ जाए तो इस प्रकार से आप फिगर को बनाइएगा तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, एक भी टॉपिक नहीं कटेगा, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो एक दीवार बन गया। इस दीवार पर कहता है कि सर एक सीढ़ी लगा हुआ है, एक सीढ़ी क्या हुआ है सर, लगा हुआ है। तो एक सीढ़ी भी आप बना लीजिए, माना कि सर ये एक सीढ़ी बना लीजिए आप बढ़िया से, ठीक है, जो अच्छा लगे देखने में, ठीक है ना। और इस पे आप मिलाइएगा तो ये क्षैतिज रेखा हो जाएगा। सीढ़ी की लंबाई थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए ताकि ज़्यादा समझ में आ जाए, ठीक है। ये एक सीढ़ी है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा लंबा जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। इसे भी आप मिला दीजिए, बेहतर होगा, ठीक है। ये आपके सामने सीढ़ी बना हुआ है, इसका एक नाम ए दे दीजिए, इसका बी दे दीजिए और इसका सी दे दीजिए। यही हो गया, फिगर फॉर्म्ड हो गया, फिगर बन गया, क्वेश्चन सॉल्व। अब क्वेश्चन देखो, कहता है कि 30 मीटर लंबी सीढ़ी, मतलब ये सीढ़ी है जिसका लेंथ जो है वो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ दिया हुआ है वो 30 मीटर दिया हुआ है। 30 मीटर लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है, 30 मीटर लेंथ, ठीक है ना। कितना दिया हुआ है सर, 30 मीटर। फिर क्वेश्चन कहता है कि दीवार पर इस प्रकार लगी है कि उसका सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार, 15 मीटर ऊंची दीवार, मतलब दीवार का जो ऊंचाई है वो 15 मीटर है। तो यहाँ तक जो लेंथ है इसका दीवार का पूरा, यहाँ से यहाँ तक, वो कितना दिया हुआ है सर, 15 मीटर, 15 मीटर दिया हुआ है। तो कहता है शिखर पर पहुँचती है, शिखर पर पहुँचती है। सीढ़ी जमीन के साथ कितना कोण बनाती है, सीढ़ी जो है ये ज़मीन है के साथ कितना कोण बनाती है, मतलब ये एंगल हमसे पूछ रहा है, थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया। ये एक दीवार है, ये एक सीढ़ी है, सीढ़ी की लंबाई 30 मीटर, 30 मीटर और दीवार की लंबाई 15 मीटर, 15 मीटर। तो कहता है सीढ़ी दीवार के साथ, जमीन के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो थीटा की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो पहले ट्रिक से समझेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो आप मुझे बताओ कि जहाँ यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ही हमेशा फॉर्म्ड होगा। एंगल के सामने क्या होता है सर, पी, ये तो पी हो जाएगा। पहले हम ट्रिक से सॉल्व करें उसके बाद कॉन्सेप्ट से। एंगल के सामने क्या हो जाएगा, पी, 90 के सामने क्या होगा, एच। तो आप मुझे बताओ सर पी पता है कितना सर, 15 और एच पता है कितना सर, 30। अब पी अपॉन एच इस एंगल से लोगे तो पी अपॉन एच किस में होता है, साइन में होता है या कॉसेक में होता है, तो साइन यहाँ पे लेना पड़ेगा। अगर हम साइन थीटा ले लें तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, पी अपॉन एच, क्या होता है सर, पी अपॉन एच होगा ना, पी अपॉन एच,
P अपन कितना होगा, h होगा। तो P की वैल्यू कितना है सर 15 और h की वैल्यू कितना है 13। अगर इसको डिवाइड किया जाए कितना आएगा सर, हाफ होगा। तो साइन थीटा का जो वैल्यू है वो कितना हो गया सर, हाफ। और हाफ का जो वैल्यू है कितना का होता है सर, 30 डिग्री का। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ। तो थीटा की वैल्यू कितना हो गया सर, 30 डिग्री। दोनों के बीच में कंपैरिजन कीजिएगा तो थीटा की वैल्यू कितना हो गया, 30 इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे विद इन सेकेंड्स में, इस प्रकार से। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए, अगर आपको ऐसे भी सॉल्व नहीं करनी है, ऐसे भी नहीं सॉल्व करनी है, वो 2 फिगर जो मैंने आपको बताया है उस फिगर से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, 2 फिगर मैंने आपको क्या बताया था सर, ये एक फिगर है, ठीक है ना, ये एक फिगर है, ये अगर 30 डिग्री होता है तो ये 1 होता है, ये 60 होता है ना तो ये आपके सामने √3 और ये 2 होता है। ये बात मैंने आपको बताया था। तो आप मुझे यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे कितना है सर 15 है, यहाँ पे कितना है 30 है, ये दिया हुआ है। और मुझे फाइंड करना है ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है। तो मुझे पता नहीं है अभी, ठीक है, मुझे पता नहीं, ठीक है। ये बात आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ये मुझे पता करना है। तो आप मुझे बताओ सर, अगर इस वाले साइड्स को और इस वाले साइड्स को डिवाइड करेंगे, 15 दूना कितना होता है 30। तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, ये तो कट गया 15 से, यहाँ पे 2 हो गया। तो आप ही मुझे बताओ सर, यहाँ पे 1 है मतलब यहाँ पे कितना होगा 30 डिग्री, यहाँ पे 2 है, बहुत सिंपल है ना। तो 30 इसका सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो आप डेफिनेटली विद इन सेकेंड्स में, एक भी सेकेंड नहीं लगेगा, इस फिगर से आप बना सकते हो। साइन कॉस लेने की जरूरत नहीं, बस आपको फिगर 2 याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ जाए, आप नोट्स बना रहे हो तो बिल्कुल इसका सॉल्यूशन भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। तो आपको लिखना है सर यहाँ, ठीक है। यहाँ ए बी का जो लेंथ है, मतलब ए बी क्या है, दीवार की ऊंचाई है, 15 मीटर दिया हुआ है, 15 मीटर। और जो ए सी है वो सी डी की लंबाई है, कितना है सर 30 मीटर। मुझे फाइंड क्या करना है सर, माना एंगल C इक्वल टू थीटा। ये मुझे C पता करना, आप लिख सकते हो BCA, यहाँ पे लिख सकते हो, बेहतर होगा इसे, ठीक है। एंगल BCA, ये थीटा मान लीजिए, और मुझे थीटा ही फाइंड करनी है। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे एंगल बन रहा है और मुझे इसकी वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू पता है। तो P अपॉन H किस में होता है, साइन या कॉसेक में होता है। या तो आप साइन ले लीजिए या तो आप कॉसेक ले लीजिए, आपकी मर्जी है। तो मैं साइन ही लूँगा। तो यहाँ पे लिखिएगा ट्रायंगल ABC में अगर हम साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा सर, AB अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे होता है P अपॉन H, और P की वैल्यू कितना है सर AB, और H की वैल्यू कितना है सर AC। P की वैल्यू कितना है AB और S की वैल्यू कितना है AC। तो यहाँ से आप मुझे सॉल्व करके बता दीजिए कि साइन थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो AB की वैल्यू कितना है सर 15, तो ऊपर 15 हो जाएगा, और AC की वैल्यू कितना है सर 30। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसे आप काटोगे ना तो कट जाएगा 2 मतलब। तो इक्वल टू 1/2 साइन में कितना डिग्री के बराबर होता है, तो कहोगे सर साइन 30 डिग्री की वैल्यू होता है। अब दोनों के बीच में कंपैरिजन कीजिएगा तो थीटा की वैल्यू कितना आ गया सर 30 डिग्री, जो कि आपका आंसर हो गया, है ना। सब्जेक्टिव पेपर में आ जाए तो इस प्रकार आप सॉल्व कर दीजिए। ऑब्जेक्टिव पेपर की चांसेस है उसी प्रकार 2 फिगर याद करना है, विद इन सेकेंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। आ रहा है समझ में, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मिलते हैं 4 नंबर सवाल में। इसका भी हम लोग ट्रिक समझेंगे, ठीक है। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस चैप्टर में आपको 2 ही फिगर याद करना है जो मैंने आपको बताया। उस 2 फिगर से आप इजीली चैप्टर को सॉल्व कर पाओगे विद इन सेकेंड्स में। आपको एक भी सेकेंड नहीं लगेगा, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपके लिए हलवा हो जाएगा, ठीक है, कोई नहीं, बहुत आसान चैप्टर है, इजी चैप्टर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे आप ऑप्शन मिट गया, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसका भी सेम ऑप्शन था। अब इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को गहराई से समझिए, इजीली आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक से समझते हैं। एक टेलीफोन स्तंभ है, मान लीजिए सर एक टेलीफोन स्तंभ है, यहाँ पे एक टेलीफोन स्तंभ है, मान लीजिए टेलीफोन स्तंभ है, ठीक है। कहता है कि ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई, इसकी छाया क्या हो जाएगा सर, ये इसकी छाया हो जाएगा, और इसे आप इसको मिला दीजिए। ये छाया है, ये स्तंभ है।
कहता है कि ऊंचाई मतलब पहले ऊंचाई और तब छाया। तो ऊंचाई मतलब ये पहले, तो √3 इसका ऊंचाई है। और 1 क्या है सर? छाया। ये छाया है 1। छाया हमेशा नीचे ही होता है, तो √3 और छाया हो गया। ठीक है, तो कहता है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। जैसे ही उन्नयन कोण बोल दिया मतलब ये नीचे से ऊपर, ये मुझे पता करना है। और आपको पता है कि एंगल के सामने अगर √3 है तो कहने का मतलब ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। 30 के सामने मैंने आपको बताया था 1 होता है। तो थीटा मुझे पूछ रहा था कितना होगा? 60 डिग्री। तो इस सवाल का उत्तर कितना होगा? 60 डिग्री। विद इन सेकेंड्स में आपने सॉल्व किया। तो फिगर आपको याद करनी है। मैंने आपको बार बार मैं आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है, तो आपको याद करना है 30 के सामने 1 हो जाएगा, 60 के सामने √3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ये पहला फिगर आपको याद करनी है। और दूसरा फिगर आपके सामने मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री है। 90 और 90 100 होता है। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये आपका √2 हो जाएगा। ये 2 फिगर आपको याद करना है। किसी भी क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स में आप सॉल्व कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर होता है हाइट एंड डिस्टेंस। बस इसको समझने की एक सिस्टम होता है। जब आप सिस्टम से इस चैप्टर को समझोगे ना तो इस चैप्टर आपके लिए हलवा लगेगा। ठीक है, अब हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके सॉल्यूशन की ओर चलेंगे, क्योंकि आप बना रहे हो एक प्रॉपर नोट्स भी इंपॉर्टेंट है, नोट्स भी सॉल्व करना ज़रूरी है। तो यहाँ से आप सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो एक टेलीफोन स्तंभ है। मान लीजिए सर एक टेलीफोन स्तंभ बना लीजिए, इसकी ऊंचाई और ये इसकी छाया है, ये इसकी क्या है सर? छाया है। तो यहाँ पे A मान लीजिए, यहाँ पे B मान लीजिए, यहाँ पे C मान लीजिए। अब कहोगे सर ऊंचाई यहाँ पे दिया हुआ है, अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, खाली यहाँ पे दिया हुआ है सर ऊंचाई अनुपात छाया। ठीक है, ये रेशियो आपके सामने दिया हुआ है √3:1, ये दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे, माना कि ऊंचाई, ठीक है, जब कोई रेशियो में देना तो कुछ कांस्टेंट टर्म से मान लेते हैं। √3x मान लीजिए या k मान लीजिए, कुछ भी डाल दीजिए। ऊंचाई होगा √3x और छाया की लंबाई मान लीजिए सर 1 है तो x मान लीजिए। कहने का मतलब है जो ऊंचाई हो गया ना वो √3x हो जाएगा और ये आपके सामने x हो जाएगा, छाया की लंबाई। एनी प्रॉब्लम है? चलिए, कोई भी रेशियो है तो x या k कोई भी कांस्टेंट टर्म मान सकते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल ABC में। अब मुझे क्या करना है सर? ये थीटा मुझे पता करना है। तो यहाँ पे एंगल भी आप मुझे लिख लीजिए और हटा दीजिए, कॉमा होगा, और यहाँ पे लिख लीजिए और सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण भी आप कुछ मान लीजिए। कहोगे सर सूर्य का उन्नयन कोण आप थीटा मान लो। ये वाला पार्ट यहाँ पे कितना होगा सर? थीटा। BCA, यहाँ पे BCA लिख लीजिए, बेहतर होगा। एंगल BCA इक्वल टू कितना? थीटा। अब मुझे थीटा ही फाइंड करनी है, तो थीटा फाइंड करने के लिए आप मुझे बताओ कि यहाँ पे थीटा बन रहा है तो ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा। तो P और B किस में होता है? टैन में होता है या कॉट में होता है? तो टैन ले लीजिए, आपसे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। तो लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC में अगर हम बात करते हैं टैन थीटा इक्वल टू कितना होता है सर? P/B। टैन थीटा इक्वल टू कितना होगा सर? P/B। अब यहाँ से आप क्या करोगे कि सर टैन थीटा इक्वल टू P की वैल्यू कितना है? AB, और B की वैल्यू कितना है सर? नीचे BC, यहाँ पे जहाँ पे एंगल बनता है सामने P नीचे B होता है। ठीक है, नेक्स्ट टैन थीटा इक्वल टू AB की वैल्यू कितना हुआ है सर? AB मतलब ये ऊंचाई √3x, यहाँ पे √3x। BC की वैल्यू कितना दिया हुआ है सर? BC की वैल्यू मतलब ये वाला पार्ट x दिया हुआ है, तो यहाँ पे x दे दीजिए। क्योंकि सर x कैंसिल आउट हो गया, तो इसीलिए टैन थीटा इक्वल टू √3 हो गया, नीचे तो कैंसिल आउट हो गया। और आपको ये भी पता है कि टैन में √3 कितना का होता है? टैन 60 डिग्री की वैल्यू होता है, टैन 60 डिग्री की वैल्यू होता है √3। अब दोनों के बीच में कंपैरिजन कीजिएगा तो थीटा की वैल्यू कितना आ गया सर? 60 डिग्री, जो कि आपका आंसर हो गया, है ना। तो आप विद इन सेकेंड्स में आप ट्रिक से सॉल्व कर दीजिए। अगर सब्जेक्टिव पेपर में आ जाए तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को लिख सकते हो
नोट कर लीजिए। उसके बाद मिलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोई दिक्कत, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी मन में क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में उठ रहे हो, या कोई भी क्वेश्चंस आपको डाउट है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो बुक से, तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो सर इस टॉपिक से मुझे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप मुझे सॉल्यूशन दीजिए, तो उसका सॉल्यूशन मैं डेफिनेटली दूंगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया से पढ़िए, मज़े से पढ़िए। जब तक आप कठिन मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आप सफल नहीं हो पाइएगा। डेफिनेटली याद रखिएगा, हमेशा रेगुलर एफर्ट्स लगाते रहिएगा, क्योंकि सफलता का मूल मंत्र होता है रेगुलर एफर्ट्स, नियमित प्रयास, और दूसरा पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। तो हमेशा इस चीज़ को, इस 2 पॉइंट्स को हमेशा माइंड में रखिएगा। पढ़ते रहिए, मज़ा आएगा। अगर आप टॉपर बनना चाहते हो, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे आप पढ़ते रहिए। एक मैं चीज़ बताना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स को पढ़ना कैसे, ये इसका वीडियो मैं प्रॉपर ऑलरेडी इस चैनल पे बना हुआ है, लेकिन आप फिर से किसी चीज़ को देखना चाहते हो फिर से कि मैथ्स को किस प्रकार पढ़ना है, कैसे स्टडी करनी चाहिए ताकि 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट आ सके, तो आप इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, है ना। क्लास 10th का इंग्लिश मीडियम बैच में जाइएगा, तो उसमें लेक्चर फर्स्ट की क्लास में आपको टोटल डिस्कस किया गया है कि मैथ्स को कैसे पढ़ा जाए ताकि आपका स्कोर 100 आउट ऑफ 100 आ सके, एक भी मार्क्स ना कटे, ठीक है। तो वो वीडियो जरूर जाके देख लीजिए, आपको बिल्कुल बेनिफिट साबित होने वाला है, ठीक है। बुक्स के बारे में बात करते हैं, तो बुक्स ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका है, आप डे 1 से क्लास देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बुक्स 2 लेना है, एनसीईआरटी और किसी से ना, कोई भी बुक ले लीजिए, हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट है आपके अनुसार, ठीक है। बस मैं कहता हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, बस उसी को आप प्रॉपर ढंग से नोट्स कर लीजिए, प्रॉपर रिवाइज कर लीजिए और एग्जाम में बैठ जाइए, डेफिनेटली रिजल्ट आएंगे, ठीक है। चलिए इसको मैं हटाने का प्रयास करता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए इस बार की बात करते हैं तो क्लास 10th में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी क्या करता हूँ, टोटल 4 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। तो अभी क्या करता हूँ, कुछ ट्रिक वाले कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, और कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो उसमें आपको ज़रूर बेनिफिट होगा कि कैसे हम लोग ट्रिक से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आप हेडिंग कर लीजिएगा ट्रिक। तो मैं आपको सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। तो कैसे आप इस चैप्टर के ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। आपको मैंने बताया था कि 2 कॉन्सेप्ट आपको याद करना है, 2 थ्योरम, 2 फिगर आपको याद करना है, ए, बी और सी, ठीक है। ये अगर 30 डिग्री है तो सामने वाला 1 होगा, ये 60 होगा, डेफिनेटली 60 होगा, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम होता है 180। तो यहाँ पे आपका √3 हो गया, ये आपका 2 हो गया। इसका कॉन्सेप्ट सीखना है कि सर ये 1 और 2 और √3 कहाँ से आया। तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको क्लास 10th के इंग्लिश मीडियम वाले बैच में लेक्चर 6 में आप जाइएगा ना, तो उसमें आपको प्रॉपर ढंग से बताया गया है कि ये 2 कहाँ से आया, √3 कहाँ से आया, 1 कहाँ से आएगा। पूरी चीज़ के बारे में पूरी कॉन्सेप्ट उसमें बताया गया है, डिस्कस किया गया है। अगर आप सीरियस स्टूडेंट्स हो तो जाइए लेक्चर 6 के क्लास में जाकर देखिए, क्लास 10 के बैच में, इंग्लिश मीडियम वाले बैच में, ठीक है। आप जाकर देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। याद करना है आपको ये चीज़, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा फिगर है, दूसरा फिगर आपको बताया गया था कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे आपका 90 डिग्री, तो यहाँ पे कितना होगा सर 45 डिग्री, यहाँ पर भी आपका 45 डिग्री हो, तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये आपके सामने √2 होगा। ये 2 फिगर ही आपको याद करना है, और इस 2 फिगर से आप टोटली हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चंस को इजीली क्रैक कर सकते हो, सेकेंड्सों में सॉल्व कर सकते हो। कुछ मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको और कैसे सॉल्व करिएगा, पहले समझिए। उसके बाद हम लोग कल की क्लास में जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो इस 2 फिगर को यूजेस करके हम लोग किसी भी क्वेश्चन को विद इन अ सेकेंड में सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि आपके सामने सर क्वेश्चन दे रखा है, ये यहाँ पे आपको 30 डिग्री है, 30 डिग्री आपको दिया हुआ है, और इसका जो लेंथ है ना, इसका जो वैल्यू है वो दिया हुआ है सर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आपसे बोल रहा है सर इसकी वैल्यू बता दो, इसकी वैल्यू बता दो क्या होगा। A, B,
सी। क्वेश्चन को ध्यान समझो, कहता है सर ए बी की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू कहता है सर फाइंड कर दीजिए। ए वी की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू फाइंड कर दीजिए, क्या होगा? ये पहला सवाल है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कैसे हम इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स में सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका से। आप कहोगे सर यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30 है ना, तो 30 के सामने 1 होगा, 30 के सामने कितना होगा सर 1, मतलब इसकी वैल्यू 1 हो गया। आप कहोगे सर मेरे अनुसार 1 है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे 20 दिया हुआ है। मेरे अनुसार 1 है, लेकिन क्वेश्चंस के अनुसार कितना है सर 20 दिया हुआ, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, और मुझे कहता है सर AC फाइंड कर दीजिए। AC मतलब ये आपको पता है सर 30 के सामने 1 और AC 2 होगा, मतलब ये 2 हो जाएगा, मतलब 1 की वैल्यू 20 है तो मुझे 2 फाइंड करनी है, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर। देखिए विद इन सेकेंड्स में आप सॉल्व कर रहे हो, 1 की वैल्यू 20 तो 2 की वैल्यू 40, है ना। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मान जाइए कि ये आपके सामने फिगर है, ये आपके सामने फिगर है, यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, चाहे मान लीजिए यहाँ पे आपके सामने 45 डिग्री दिया हुआ है, और आपसे इसकी जो वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आपसे ये बोल रहा है क्या होगा, बता दो क्या होगा, ठीक है। तो इसका भी हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। कहोगे सर ये 45 है तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, और ये √2 होगा, तो ये भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। 1 की वैल्यू कितना है, कहोगे सर 1 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, तो मुझे फाइंड करना है √2 की वैल्यू कितना होगा 20√2, तो इसका वैल्यू कितना होगा 20√2 सेंटीमीटर, आंसर हो गया, है ना, बहुत आसान। तो ये सभी ट्रिक मैं आने वाले क्लासेस में डिस्कस करूंगा, कल की क्लास में आप देखिएगा, आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बढ़िया मतलब अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, मोटिवेट मिलता है मुझे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।